Hello, Namaskar and welcome to Geography. My name is Siddharth. Today we are going to talk about India's geography. भारत के भूगोल के विषय में आज हम लोग एक और नया वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे भारत में उद्योगों की, भारत के औद्योगिक प्रदेशों की और भारत के उद्योग संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत में हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो भारत के संदर्भ में मृदा के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी और देखा था कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और किस मृदा का क्या टाइप है, क्या प्रकार है। और नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग उद्योग लेकर के आए हैं। भारत के भूगोल की सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। इससे पहले भारत के भूभौतिक प्रदेश, जलवायु और आदि सब चैप्टर हम लोगों ने निपटा दिए हैं। तो उद्योगों के विषय में यदि हम लोग भारत में बात करें तो इसका अगर हम लोग बैकग्राउंड जान लें तो स्वतंत्रता से पहले भारतीय उद्योग पिछड़ी अवस्था में थे, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शासकों ने केवल उन्हीं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया था जो उनके हित में थे। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात तुरंत उद्योगों को सुधारने के लिए अनेक प्रकार के नीति लाई गई, प्रकार के कार्यों को किया गया। परिणाम स्वरूप योजनाबद्ध कार्यक्रम आरंभ किए गए तथा उद्योगों को वर्गीकृत करके उनके विकास पर ध्यान दिया गया। और इसी आधार पर अभी हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण भी देखेंगे कि हम लोग उद्योगों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, लाइक श्रम के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, बाजार के आधार पर। इस प्रकार के कई सारे वर्गीकरण हैं जो हम लोग उद्योगों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें श्रम के आधार पर तो ऐसे उद्योग जो जैसे मान लीजिए किसी उद्योग में बड़े श्रम की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह उद्योग बड़े श्रम आधारित उद्योग है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि यह उद्योग पूरी तरह से श्रम पे डिपेंडेंट है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया या अलग अलग तरीके के यांत्रिक उद्योग हो गए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर लगता है। मध्यम पैमाने के उद्योगों में साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न और इस प्रकार के उद्योग, और छोटे पैमाने के उद्योगों में ऐसे उद्योग जो ग्रामीण उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं अथवा कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं जो कि व्यक्तिगत परिवारों तक ही सीमित रहते हैं। तो श्रम जो उद्योगों के वर्गीकरण में जो पैमाना है वो श्रम जो पैमाना है वो कुछ इस तरह से है कि किसी भी उद्योगों में या किसी भी उद्योग में कितना मैन पावर यूज़ हो रहा है, कितने ह्यूमन रिसोर्स हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो हो जाएगा श्रम के आधार पर वर्गीकरण। कई कई उद्योग ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ श्रम का ही उपयोग किया जाता है। जैसे चाय उद्योग हो गया तो वहाँ पर चाय की पत्तियाँ तोड़ने से लेके उन्हें सुखाने से लेके उनकी पैकिंग से लेके सभी कार्य मानव श्रम द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऐसे उद्योग जो जहाँ पर श्रम की प्रधानता है, श्रम आधारित उद्योग हो जाएंगे। ऐसे कई से उद्योग हैं जहाँ पर श्रम कम यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर काम मशीनों से हो जाता है या दूसरी तकनीकों से हो जाता है। तो श्रम के आधारों पर भी हम लोग विभिन्न उद्योगों को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका पैमाना होगा वो होगा कच्चे माल के तथा निर्मित वस्तुओं के आधार पर। अब आप देखिए कि इसमें हम लोग दो प्रकार के उद्योग रखते हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। ऐसा उद्योग जिसमें कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और वो भारी होता है कच्चा माल, या फिर ऐसा उद्योग जहाँ पर कच्चे माल की आवश्यकता कम पड़ती है या वो हल्का होता है। तो भारी उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग, आप देखिएगा लोहे से इस्पात का जो निर्माण होता है, फ्रॉम आयरन टू स्टील का जो निर्माण होता है, उसके लिए ढेर सारा लोह अयस्क की आवश्यकता होती है। इतने लोह अयस्क से इतना आयरन बनता है। तो लोह अयस्क की मात्रा ज़्यादा हो गई, कच्चा माल भारी हो गया, तो ये भारी उद्योगों में शामिल हो जाएगा। कच्चे माल के आधार पर ये भी एक वर्गीकरण हुआ। हल्के उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पंखे, सिलाई मशीन। वस्त्र उद्योगों में जैसे फॉर एग्जांपल वस्त्र उद्योग है तो उसमें आपको वस्त्र बनाना तो कच्चा माल क्या चाहिए होगा, तो कच्चा माल आपको कॉटन चाहिए होगा। तो कॉटन की मात्रा भले आप कितनी भी ले लें वो अमूमन हल्का होता है। तो कच्चे माल की जो भारीपन है अथवा हल्कापन है उस आधार पर भी हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जब भी हम लोग अलग अलग तरह के उद्योगों को कैटेगराइज करेंगे कि ये किस प्रकार का है, वो किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का है, तो हम लोग उसमें इस प्रकार के वर्गीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यदि हम लोग बात करें तो स्वामित्व के आधार पर, तो इस आधार पर भी हम लोग तीन प्रकार के उद्योगों को हम लोग शामिल कर सकते हैं। जैसे सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग तो वो उद्योग है
जिस उपक्रम को पूरी तरह से राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सरकारी उपक्रम हैं जैसे ONGC हो गया और दूसरे कई सारे गवर्नमेंट की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी। आप उनमें से किसी भी 3 कंपनी के मुझे नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप अगर हाथ पे नाम लिखना चाहेंगे तो कम से कम 10-15 नाम आपको आराम से बताऊँगा। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, ONGC हो गया। आप और भी जो कंपनियां हो सकती है आप उनके नाम मुझे बताएंगे। सार्वजनिक उद्योगों का एग्जाम्पल, निजी उद्योग हो गया जिसमें खाद्य उद्योग, कपड़ा उद्योग, औषधि उद्योग। निजी उद्योगों को समझने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि जितने भी व्यापारी हैं या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उद्योग चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाटा हो गया या रिलायंस हो गया या बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो हमारे देश में चल रही है, उन सबको हम लोग निजी कैटेगरी में ही रखते हैं। फिर आता है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, इन्हें बोलते हैं कोऑपरेटिव्स। सहकारी में कुछ प्रतिशत सरकार का होता है, बाकी का हम लोग इसको अलग अलग फंड्स में डिवाइड करते हैं। तो ये सहकारी उद्योग है कि न तो सार्वजनिक की कैटेगरी में आएंगे और न निजी की कैटेगरी में आते हैं। छठा, अगर अपन लोग वर्गीकरण देखते हैं उद्योगों का, तो कच्चे माल की स्रोत के आधार पर भी हम लोग इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ऐसे उद्योग या ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो। दूसरी ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल्स पे और माइंस पे डिपेंडेंट हो। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ऐसे उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं? वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, पटसन उद्योग हो गया, खनिज वनस्पति तेल हो गया। ये वो सारे उद्योग हैं, ये ऐसे सारे सब उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। जैसे सूती वस्त्र में अगर आपको कपास के रूप में कच्चा माल चाहिए तो वो आपको एग्रीकल्चर से प्राप्त होगा। चीनी के रूप में अगर आपको कच्चा माल चाहिए तो गन्ने के रूप में कृषि से ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये वो उद्योग है जिसमें कच्चे माल की आपूर्ति एग्रीकल्चर अथवा कृषि के द्वारा पूर्ण की जाती है। खनिजों पर आधारित उद्योग में लौह इस्पात उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया। सीमेंट में जैसे आपको चूना पत्थर चाहिए तो उसका आपको खनन करना पड़ेगा। आपको लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क चाहिएगा तो उसका आपको निकालना पड़ेगा। एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट चाहिएगा आपको, तो वो भी आपको खनन द्वारा ही प्राप्त होगा। एक और कैटेगरी आती है इसी में जो होता है वनों पर आधारित उद्योग। इसमें कागज़ हो गया, लाख, बेसिन, ये सारे के सारे उद्योग ऐसे हैं जो हम लोग बड़े बड़े जंगलों से, एक ही प्रकार के पेड़ से, जहाँ पर एक ही प्रकार के पेड़ का झुंड हो या उस तरह के जंगल हो, वहाँ से हम लोग कच्चा माल प्राप्त करके इन उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आपसे कहीं कोई प्रश्न आ जाए कि उद्योगों के प्रकारों को बताइए अथवा उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, तो आप कुछ इन आधारों के हिसाब से अपना वर्गीकरण पेश कर सकते हैं। जैसे कि कच्चा माल के स्रोत के आधार पर हो गया, कच्चा माल हो गया, श्रम के आधार पर हमने उद्योगों को किया वर्गीकरण, और इसके अंदर जैसे कि अभी हमने स्वामित्व के आधार पर जैसे सार्वजनिक हो गया, निजी हो गया, संयुक्त हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में अगर हम लोग देखें कि भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उत्तरदायी होंगे, ये मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग पढ़ लेंगे। इससे अच्छा है कि आप यहीं पर अपने वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रा सोचिए कि भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो अपनी कॉपी में 5-6 शॉर्ट पॉइंट्स लिखिए कि ये पॉइंट्स तो भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए ज़रूरी है ही है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ, आपने पॉज कर दिया होगा, कि भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए जो सबसे उत्तरदायी कारक है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है भारत में या कहीं पर भी, वो होता है लैंड या भूमि। उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि एक आधारभूत अवयव है। उद्योगों के आकार के अनुसार भूमि की आवश्यकता होती है। जितना छोटा उद्योग कम भूमि, बड़ा उद्योग या बड़ी इंडस्ट्री होगी तो ज़्यादा भूमि की आवश्यकता पड़ती है, ये हमें पता है। आजकल तो लैंड के लिए भी हमें कई प्रकार के पर्यावरणीय मानकों को पूरा करना होता है, भूमि इसमें एक फैक्टर आता है आगे। फिर अगर हम लोग बात करें श्रम, बंगाल और असम के चाय उद्योगों को, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, अनुकूल जलवायु के साथ साथ उस क्षेत्र में श्रम की उपलब्धता की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये श्रम ही है जो चाय को उपजाएगा, मतलब वो रोपण कृषि के माध्यम से उसको रोपेगा। फिर जब वो क्रॉप जो है बढ़ जाएगी तो पत्तियों को तोड़ना, चुगना, फिर उन्हें सुखाना, इसमें पूरी तरह से मानव श्रम का उपयोग किया जाता है।
तो ये उद्योग वही सक्सेसफुल हो सकता है जहाँ पर मानव श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। फिर यदि हम बात करें श्रम की, ये हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं पूंजी की। तो भूमि तथा श्रम के बाद उद्योगों के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अवयव जो है वो है पूंजी। पूंजी के बिना उद्योगों के लिए बुनियादी अवसंरचना या यूँ कहें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा नहीं कर सकते हो। जैसा कि आपको मशीनरी की आवश्यकता होगी या बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, बिजली पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाकर के आपकी इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप हो सकती है। फिर भारत में हम लोग ये भी देखते हैं कच्चे माल की उपलब्धता कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। क्योंकि अगर आप आयरन इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो और अगर आसपास आपको लोहे का अयस्क ही नहीं मिलता है, आयरन ओर ही नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे लगाएंगे। तो ज़्यादातर ऐसे उद्योग जो हरासमान प्रकृति के होते हैं, अब इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है, हरासमान प्रवृत्ति के कारण कुछ उद्योग उन क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता अधिक हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है ऐसे उद्योग जो अपने इनपुट के मतलब जैसे कि उन्होंने 100 किलो का इनपुट डाला और जो आउटपुट निकालते हैं उसका भार ह्रास हो जाता है, भार में कमी आ जाती है। ऐसे उद्योग, फॉर एग्जांपल मैंने 100 किलो आयरन ओर या कच्चा लोहा डाला इंडस्ट्री में और मैंने 20 किलो स्टील निकाला, तो ये एक प्रकार का हरासमान उद्योग हो गया। तो ऐसा उद्योग लोकेशन की दृष्टि से, अगर हम लोग इसका लोकेशनल एनालिसिस भी करें, तो ऐसे उद्योग वही स्थापित हो सकते हैं जहाँ पर कच्चा माल की उपलब्धता हो, ताकि हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, जो अधिक मात्रा में हम लोग कच्चा माल ले रहे हैं, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसको कम कर सकें और हमारे प्रॉफिट को बढ़ा सकें। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग और नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उद्योगों को लेकर के भारत में उद्योग, उसके लिए इम्पोर्टेंट कारक और भारत के औद्योगिक प्रदेश मानचित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिएगा इसी प्रकार से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।